नमस्कार, प्रदेश 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर, जहां पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को बड़ी राहत मिली है। यहां हाई कोर्ट से हाजी इकबाल समेत चारों बेटों को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने हाजी इकबाल पर सीजर की कार्रवाई भी रोक दी है। हाजी इकबाल पर गैंगस्टर के तहत प्रशासन कर रहा था कार्रवाई। पूर्व एमएलसी इकबाल और उनके बेटों जावेद और अलीशान मोहम्मद अफजाल और अब्दुल वाजिद की ओर से दाखिल की याचिका, जहां जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार रात को ही सहारनपुर पुलिस ने दिल्ली से हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को गिरफ्तार किया था और वहीं आज उनकी 1350 बीघा जमीन को कुर्क भी किया गया था, जिसकी कीमत 107 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे सीजेएम कोर्ट सहारनपुर ने जेल में भेज दिया है। उधर यूपी में फिर से बिजली का संकट गहरा गया है। सोनभद्र के ओबरा तापीय परियोजना की 3 यूनिट बंद हो गई हैं। ओबरा तापीय परियोजना की 200 मेगावाट की 3 यूनिट में उत्पादन बंद हो गया है। यूनिट नंबर 9, 10, 11 में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की वजह से उत्पादन शून्य हुआ है। ओबरा परियोजना के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। परियोजना के अधिकारी व्यवस्था को ठीक करने में अब जुटे हुए हैं, जहां से एक बार फिर से गहरा सकता है बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस यूनिट के बंद होने से बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। आज सीएम का गोरखपुर में दौरा था, जहां वे गोरखपुर यहां औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 143 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वे यहां करेंगे। इसमें 78 करोड़ की सड़कें, पुलिया और जल निकासी संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है, जबकि बीटी रावत से सब सेंटर समेत 75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। लेकिन गोरखपुर पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले यहां गोरखपुर देवरिया बाईपास रोड का निरीक्षण किया और सड़क की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। उसी वक्त की तस्वीरें भी सामने आई जब मुख्यमंत्री बाईपास रोड का यहां निरीक्षण कर रहे थे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी का एक बार फिर से बाल प्रेम भी दिखा। सीएम योगी जब विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर बच्चों पर पड़ी और फिर क्या था, सीएम ने न सिर्फ बच्चों से बातचीत की बल्कि उन्हें चॉकलेट्स भी खिलाई। और अब खबर आगरा से, जहां एसएन इमरजेंसी में अचानक से रुके डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने तीमारदारों से पूछताछ की, उनसे बातचीत की। इमरजेंसी के औचक निरीक्षण में यहां व्यवस्थाएं टटोली गई। एक मरीज को निकाला था अस्पताल से बाहर, उसे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दोबारा से भर्ती कराया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। इसी दौरान की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान एक मरीज से उन्होंने बाहर बात की। शिकायत की गई थी कि उसे बाहर निकाल दिया गया और दोबारा से फिर उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उन्नाव में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कर्मचारी से शू कवर उतरवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री अन्नप्राशन यूनिट का निरीक्षण करने गई थी। जब बेबी रानी मौर्य बाहर निकली तो अपने साथ आए कर्मचारी से उन्होंने शू कवर उतरवाया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में नया भूचाल ला दिया है, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य मौजूद है, जिनके पैरों से एक कर्मचारी शू कवर निकालता नजर आ रहा है। हालांकि अब तक शू कवर उतारने वाले कर्मचारी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन मैडम माननीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लिहाजा तमाम सियासी दलों ने इस वीडियो को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, बेबी रानी मौर्य की ठाठ देखिए, सत्ता के नशे में चूर महोदय ने उन्नाव में
पुष्पहार उत्पादन इकाई का निरीक्षण करने के बाद अपने जूते के डिस्पोजल कवर भी वहां के कर्मचारी से उतरवाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बेबी रानी मौर्य को घेरते हुए ट्वीट किया, सत्ता के नशे में मगरूर हो चुके हैं हुक्मरान। उन्नाव में अन्न पूरक पुष्टहार उत्पादन इकाई का निरीक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने जूते के डिस्पोजल कवर को वहां पर मौजूद स्टाफ से निकलवाया। मंत्री महोदया, आपको अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार को उन्नाव पहुंची थी। वहां उन्होंने अचलगंज क्षेत्र में बनी एक यूनिट का निरीक्षण किया। यूनिट में अंदर जाने के लिए मंत्री ने पैर में शू कवर पहने हुए थे। मंत्री बेबी रानी मौर्य जब यूनिट से बाहर निकली तो उनके साथ आए एक कर्मचारी ने उनका शू कवर उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पीएम मोदी के लखनऊ दौरे की। 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय लखनऊ के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर यूपी के मंत्रियों से मिलेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक के पूरे रास्ते पर यहाँ स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया जा रहा है। रंग रोगन का काम भी चल रहा है। पीएम मोदी के लखनऊ आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और हम इस समय मौजूद है शहीद पथ के पास, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री का जो काफिला होगा वो लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास इसी शहीद पथ से होकर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगर निगम का मार्ग प्रकाश विभाग है, ये सभी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। और ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में सभी विभाग लगे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, एलडीए हो, सभी विभागों को उनकी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय शहीद पथ पर जो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है कि कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब ना रह जाए। यानी सभी स्ट्रीट लाइट उस समय जलती मिले जब यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भव्य सजावट की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से पीएम मोदी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे उस रास्ते की रेलिंग को भी दुरुस्त किया जा रहा है और रंगाई पुताई का काम भी जारी है। पीएम मोदी जिस रूट से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे वहां पर लाइट की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही जा रही है, साथ ही यहाँ पर जहाँ जहाँ रेलिंग गड़बड़ थी हम देख पा रहे हैं उसको भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शहीद पथ पे जो रास्ता है, यहाँ कई जगह पर रेलिंग टूटी हुई थी या गड़बड़ थी, तो ऐसे में अब उस रेलिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। इससे एक तरफ तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो बेहतर होगी, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये ज़रूरी काम है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रेलिंग है, जो नई रेलिंग मंगाई गई है और इनको जहाँ जहाँ पर रेलिंग टूटी है वहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूरा पेंटिंग का काम भी किया जाएगा। इसके ऊपर रेलिंग को मजबूती से सीमेंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन पर जो फुटपाथ है वहाँ पर पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। ये देखिए, और दिन रात अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, ऐसे में दिन रात ये सारी जो व्यवस्था है, जो काम है, उनको पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पर जो रेलिंग है उसे पेंटिंग का काम भी हो रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी यूपी के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। पीएम के मार्गदर्शन को लेकर यूपी के मंत्रियों में भी गजब का उत्साह है। हालांकि सभी मंत्रियों से अपने विभागों की योजनाओं और फ्यूचर प्लान तैयार रखने को भी कहा गया है। हमारे साथ में इस समय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की तैयारी। दानिश जी, ये बताएं, प्रधानमंत्री जी से पहली मुलाकात होगी इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद, अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात छोड़ दी जाए, तो किस तरह से आप लोग तैयार होके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार अभी मंडल के प्रवास पे थे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी 18 मंडल में माननीय मंत्रिगणों का एक समूह बना था, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने देखा है कि कैसे हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं और अच्छे और बेहतर तरीके से पहुँचे। हम शहरों में गए, गाँव में गए, पंचायत भवनों तक गए और हमने वहाँ जाकर संवाद स्थापित किया और आम जनमानस से हमने बात की कि कैसे हमारी योजनाएं उनको लाभ पहुंचा रही है, बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुंच रही है, बिना भेदभाव के उन्हें मिल रहा है। और कल ही हम लोग प्रवास से वापस लौटे हैं जनपद का दौरा करके, और आज हम अभी रिपोर्ट बना रहे कि कैसे क्या क्या वहाँ से हमारे दौरों में रहा है। तो हम लगातार, हमारा प्रयास है कि हम आम जनमानस के हित की बात करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें
और इसी तरह आगे हम आदरणीय मोदी जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेके हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हाँ, ये खुशी की बात है कि अगर हम उनके साथ मिलेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। दानिश जी, कहा जा रहा है कि इस दौरान वो आगे के लिए भी प्रधानमंत्री जी आप लोग से मुलाकात करके बताएंगे कि कैसे काम करना है, तो कुछ समय वगैरह क्या रहेगा? देखिए, अभी तो मैं आज ही आया हूँ और मैं अलग अलग ज़िलों में था, और अगर उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम सभी मंत्रीगण के लिए, हम सभी के लिए एक अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी, तो हमारे ऊर्जा को और बल मिलेगा और हम दुगनी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा के लिए और अच्छे से कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में दानिश आज़ाद अंसारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी मंडलों का दौरा किया, जिलों का दौरा किया, वहाँ की एक रिपोर्ट है, अपने विभाग को लेकर किस तरह की कार्य योजना है 100 दिन से लेकर और 5 साल तक की, वो सब है। तो ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है प्रधानमंत्री से मिलकर मुलाकात करके उनसे बात करने का, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी एक गौरव का पल होगा और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ेंगे आगे। कोर्ट के आदेश के बाद आज से नए सिरे से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम शुरू हो गया है। कोर्ट की ओर से बनाए गए कमीशन ने एक बार फिर से पूरे श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शुरू कर दी। आज कड़ी सुरक्षा के बीच कमीशन की टीम ने यहां पहुंचकर सर्वे का काम शुरू किया। ज्ञानवापी परिसर में दाखिल होकर परिसर के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया। ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग के अंदर और तहखाने में पिछली बार कोर्ट कमीशन की टीम को मुस्लिम पक्ष ने जाने से रोक दिया था, लेकिन आज बिना रोक टोक और बाधा के कोर्ट कमीशन की टीम के सदस्यों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। आज सबसे पहले कमीशन के सदस्यों ने मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने को खुलवाकर वहां मौजूद 4 कमरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी कर ली। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया। इसी पूरी कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमीशन के सदस्यों और शासन प्रशासन के अफसरों के अलावा किसी को भी ज्ञानवापी परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हालांकि सर्वे की कार्रवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को नमाज अदा करने के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन भी मस्जिद में दाखिल हुए। अब आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद मोइन की ज्ञानवापी परिसर में आंखों देखी रिपोर्ट। ऐसे कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ होती है, वैसे नियमानुसार प्रारंभ हुई और प्रारंभ से लेकर के 12 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई विरोध कोई न पक्ष किया न विपक्ष किया। हमारी शासन प्रशासन सभी लोग मौजूद थे। 4 घंटा बिना बाधा के सर्वे कार्रवाई कंटिन्यू चली। तो आदेश के अनुसार एकदम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग कार्रवाई में शामिल थे? अब देखिए, संख्या टोटल तो नहीं बता पाएंगे, अपनी संख्या बताएंगे। हमारे 5 वादनी और 10 अधिवक्ता थे और सर्वे टीम थी, विपक्षी थे, उनके भी लोग थे। ठीक है, सहयोग किए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे आज से शुरू हो गया है। आज तकरीबन 4 घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन सर्वे पूरा नहीं हो सका। सर्वे कल भी जारी रहेगा और आज जब सर्वे खत्म हुआ उसके बाद मस्जिद को आम नमाजियों और अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। यहाँ दोपहर को सबसे पहले जोहर की नमाज हुई, जोहर यानी दोपहर की नमाज हुई। दोपहर 1 बजे के करीब अजान हुई और 1:30 बजे नमाज हुई। नमाज में तकरीबन 100 से 125 लोग शामिल हुए। मैंने खुद भी इसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, तमाम नमाजियों के बीच मैंने नमाज पढ़ी और नमाज के दौरान जो वहाँ का वातावरण था वो पूरी तरीके से सामान्य था। ज़्यादातर लोग खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। नीचे जो तहखाने हैं उनके दरवाज़ों पर मैंने नज़र डाली तो लोहे के दरवाजे पर आज नया ताला लगा हुआ था। जो जंजीर थी वो जंजीर भी बदली हुई थी, यानी आज उस जो मेन दरवाज़ा है जो लोहे का है उसे खोल कर रखा गया था, खोला गया था और सर्वे पूरा होने के बाद ताले को फिर से बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो लोहे के दरवाजे से ठीक बाईं तरफ, मस्जिद के एंट्री गेट से ठीक बाईं तरफ जो लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं उनमें से भी एक पर लोहे की जंजीर नहीं थी, जबकि कल मैंने देखा था कि वहां लोहे की जंजीर लगी हुई थी, ताला वही लगा हुआ था। इसका मतलब आज कम से कम 2 दरवाजे तहखाने के खोले गए। कल सुबह फजर की नमाज होगी, उसके बाद सुबह 8 बजे से एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे होगा और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि कल सर्वे पूरा हो सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। आज पहले दिन ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कोर्ट कमीशन की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की दीवारों को करीब से देखा और बनावट की शैली का भी दीवार से करीब जाकर मुआयना किया।
सबूतों को कैमरों में कैद किया। हालांकि जब ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मौजूद तहखानों को खोला गया तो वहां अंधेरा होने की वजह से रोशनी की व्यवस्था की गई। तहखाने के अंदर मौजूद कमरों में सीलन और दुर्गंध थी, लेकिन एक एक करके टीम के सदस्यों ने कमरों में जाकर वहां के हालात और भीतर की बनावट और यहां पुरातन शैली का निरीक्षण किया। सबूतों को कैमरे में कैद करवाया गया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार और तहखाने के कमरों में क्या पाया गया, इस सवाल का जवाब ना तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने दिया और ना ही मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने। अच्छा, कितना परसेंट अभी तक सही? ये परसेंटेज मैं नहीं बता पाऊंगा, कमिश्नर बताएगा, लेकिन सर्वे साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। अभी सर्वे बाकी है। कहाँ का जहाँ सर्वे करने से वहाँ का हुआ, बाकी चीजें बताना प्रतिबंधित है। यह रिपोर्ट गोपनीय है। हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरह से कार्रवाई अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमिश्नर कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग आप लोगों को किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमिश्नर रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। ज्ञानवापी सर्वे पर जारी संग्राम के बीच AIMIM चीफ ने इस मामले को बाबरी विध्वंस से जोड़ दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद थी और रखेगी। साथ ही ओवैसी ने यहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कानून के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। 1991 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो ये अक्टूबर 21 में जो 5 महिला के पिटीशन डाले, 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में आपका इख्तियार है जाने का। आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो। ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि ओवैसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों के बाद अब अलीगढ़ की एक मस्जिद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। अलीगढ़ में यहां ऊपरकोट स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद को तोड़ने की मांग की गई है। दरअसल आरटीआई के जवाब में नगर निगम ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बनी ये मस्जिद ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके बाद उसे वहां से हटाने की मांग शुरू हो गई। सार्वजनिक जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर अब प्रशासन कुछ भी साफ कहने को तैयार नहीं। माना जा रहा है कि ये विवाद जल्द गहरा सकता है। इन्होंने ये जो मुझे जवाब दिया है इसमें स्पष्ट है, ओरिजिनल आरटीआई का जवाब है, जिसे नगर आयुक्त कह रहे हैं कि कूट रचित दस्तावेज। अगर ये आपके यहाँ से कूट रचित दस्तावेज है और आप इसको सिद्ध करें कि ये आपने नहीं दिया है। और सही जवाब दिया गया था इसमें कि एक सिंगल 118 हेक्टेयर का रकबा है और जो सार्वजनिक भूमि है जिस पे ये करंटली स्थित है। दूसरा इसका पक्ष ये है कि असामाजिक तत्वों द्वारा इसको अतिक्रमण अभियान जो शहर में चला जा रहा है उसका जोड़ा किसी भी धार्मिक स्थल पे शहर में कोई भी कार्रवाई के लिए ना तो कोई विचारार्थ है ना ही प्रत्याशित है। देखिए, मेरा कहना ये है आरटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर
नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है। तो जो चीज़ अवैध है वो अवैध है, जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो।